नमस्कार दोस्तों। अब हम उपन्यास साहित्य के विकास पर चर्चा करेंगे। जैसे कि कहानी साहित्य के बारे में मैंने कहा था, उसी तरह उपन्यास साहित्य भी आधुनिक युग की देन है। इसका भी उदय भारतेंदु युग में हुआ, लेकिन इसका विकास बाद में प्रेमचंद युग के साथ उपन्यास साहित्य का असली विकास हुआ था। तो वो जो क्रमिक विकास क्या क्या है, प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में देखें। देखिए, उपन्यास में सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को उभारने का प्रयास किया जाता है। इसमें सामान्य जीवन के द्वंद्व, फैलाव, गति का समावेश अन्य साहित्यिक विधाओं की तुलना में अधिक होता है। इस विधा का प्रारंभ हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हुआ। भारतेंदु युग में ही ऐसी स्थिति बनने लगी थी कि लेखकों को एक नई विधा की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। यानी कि भारतेंदु युग में नाटक की शुरुआत हुई, कहानी की शुरुआत हुई, या कहानी लिखने की परंपरा की शुरुआत। पहली कहानी, लक्षण युक्त कहानी तो द्विवेदी युग में, नाटक लेकिन भारतेंदु युग में काफी विकसित हो गई थी। लेकिन लोगों ने सोचा, जैसे कि इसमें जो कहा गया है, सामान्य जीवन के द्वंद्व, फैलाव और गति, जीवन की गति का समावेश किसी एक विधा में प्रस्तुत करना होगा। तो नाटक में भी जैसे कि स्टेज में जितना खेला जाता है, छोटा छोटा नाटक थे, और बड़े बड़े नाटक है तो मंच में खेलने के लिए योग्य भी नहीं थे। उपन्यास कुछ ऐसा है जो पढ़ने लायक है, पठनीय है, तो उसमें मानव, इसलिए उसे मानव जीवन गाथा कहते हैं। तो उसमें एक मानव जीवन का पूरा चित्र खींच सकते हैं। तो इसलिए लोगों ने सोचे एक ऐसी विधा जिसमें मानव जीवन के द्वंद्व, फैलाव, गति आदि का समावेश हो सके, ऐसी एक विधा का उदय हो जाए। तो इसलिए ही भारतेंदु युग में ही लेखकों ने या लिखने वाले जो लिखने में तत्पर साहित्यकारों ने एक नई विधा की खोज करने लगे थे। देखिए, दरअसल वे अपनी पूरी बात खुलकर नहीं कह पा रहे थे। कविता, निबंध, नाटक, प्रहसन आदि साहित्य की अन्यान्य विधाएं युगीन चेतना को पूरी तरह प्रस्तुत करने में असफल साबित हो रही थी। ऐसी दिशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान उपन्यास विधा की तरफ गया। वे बंगला के उपन्यासों से तो परिचित थे। हमेशा आप देख लीजिए, साहित्य में जो जो परिष्कार होते हैं, जो जो नयापन जो होता है, वो सब बंगला साहित्य से होते हैं। कहते हैं बंगाल जो है हमारे भारत का दरवाजा है, उसी से होकर सारे के सारे परिष्कार भारत में आ जाते हैं। साहित्य में तो ये हमेशा ऐसा लगता है, सही है। तो ऐसी दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान उपन्यास विधा की तरफ गया। वे बंगला उपन्यासों से तो परिचित थे, और उसी तर्ज पर, यानी कि उसी नक्शे कदम पर हिंदी में भी उपन्यास लेखन चाहते थे। स्वतंत्र उपन्यासों की रचना न होने की स्थिति में कुछ बंगला उपन्यासों के अनुवाद के भी पक्षधर थे। जैसे कि अनुवाद की प्रासंगिकता और अनुवाद की आवश्यकता, जरूरत, इन सब के बारे में सोचते वक्त हमें सबसे पहली बात यही मन में आनी चाहिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास में ये जो अनुवाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसी भी विधा के विकास में, साहित्यिक विधा के विकास में अनुवाद ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे नाटक हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, सबसे पहले अन्य भाषाओं के अनुवाद के द्वारा ही एक नई विधा का परिचय हिंदी में हुआ है। तो यहाँ भी उपन्यास, सबसे पहले बंगला उपन्यासों का अनुवाद हुआ, तो हिंदी के साहित्यकारों ने सोचा एक नई विधा है, इसमें मानव जीवन के द्वंद्व, फैलाव, गति आदि का समावेश तो हो सकता है। तो इसलिए वे हिंदी में मौलिक उपन्यास लिखने लगे थे। आगे देखिए, उनके प्रयास से अनेक बंगला उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद हुआ। किनके प्रयास से? भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रयास से। और कुछ उपन्यास हिंदी में भी लिखे गए। वे खुद भी उपन्यास लिखना चाहते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपको पता है, साहित्य की सभी विधाओं पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई अपनी कम उम्र में। 1850 में जन्म हुआ, 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। 35 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई।
लेकिन तब तक वे साहित्य की सभी विधाओं में लेखनी चलाई थी। लेकिन उपन्यास वे पूरा नहीं कर पाए, तब तक उनकी मृत्यु हो गई। वे खुद उपन्यास लिखना चाहते थे पर शुरुआती पृष्ठ ही लिख सके। उन्होंने अपने उपन्यास का नाम रखा था एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। पता नहीं उनके मन में क्या रहा होगा, क्या कहानी वो उपन्यास के रूप में लिखना चाहते थे, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो गई। वैसे निर्विवाद सत्य है कि हिंदी में उपन्यास लेखन की परंपरा बंगला के प्रभाव से प्रारंभ हुई। भारतेंदु युग में ही उपन्यास लेखन की नींव रखी जा चुकी थी पर उसे प्रेमचंद युग में ही सही रूपाकार और व्यापकता मिली। देखिए, नींव डाला था भारतेंदु ने ही, लेकिन उसे एक क्रमिक रूप, एक रूपाकार मिला था प्रेमचंद युग में। प्रारंभिक हिंदी उपन्यास का कालखंड सन 1877 से 1918 माना जा सकता है। 1877 में श्रद्धाराम फिल्लोरी ने भाग्यवती उपन्यास लिखा था। ये उपन्यास उपदेशात्मक है। ये अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास तो नहीं था, परंतु इसमें विषय वस्तु की नवीनता थी, इसीलिए इसे हिंदी का पहला उपन्यास कहा गया है। आज भी इसे तर्क विषय है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को ही लक्षण युक्त उपन्यास मानते हैं, लेकिन कई आलोचक श्रद्धाराम फिल्लोरी के भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास देने के पक्ष में है। तो इसलिए दोनों की चर्चा हमें करनी पड़ेगी। श्रद्धाराम फिल्लोरी ने भाग्यवती लिखा था 1877 में, 1877 में। उसमें अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास वो नहीं था, यानी कि उपन्यास के सारे लक्षण मौजूद नहीं थे, लेकिन उसमें विषय वस्तु की नवीनता तो जरूर थी। हिंदी उपन्यासों के प्रेरणा स्रोत रहे बंगला उपन्यासों की भूमि बहुत उर्वर रही है। उर्वर रही मैंने फर्टाइल थे बंगला उपन्यास, क्योंकि बंगला में कई उपन्यास लिखे जा रहे थे। बंगला में सन 1877 के पहले बहुत से उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे। बंगला के कई उपन्यासों का प्रभाव हिंदी उपन्यासों पर स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। हिंदी उपन्यासों की भूमि बंगला उपन्यासों के अनुवाद द्वारा समृद्ध हुए, तो मैंने भारतेंदु युग में ही बताया था, क्योंकि बंगला उपन्यासों से अनुवाद करते करते ही हिंदी उपन्यासों की नींव उसी में है। अनुवाद में हिंदी मौलिक उपन्यासों की नींव है, क्योंकि उनका देखा देखी ही हमने हिंदी साहित्य में उपन्यासों की रचना हमारे साहित्यकारों ने शुरू की थी। बंगला के अलावा अंग्रेजी उपन्यासों का भी अप्रत्यक्ष प्रभाव हिंदी उपन्यासों पर पड़ा है। आगे देखिए, परीक्षा गुरु 1882 में 1882 पर निकली है। 1882 में निकली है परीक्षा गुरु पर तो अंग्रेजी का सीधा प्रभाव स्वीकार किया जा सकता है। राधा कृष्ण दास, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है, इसे पहला लक्षण युक्त उपन्यास मानते हैं। राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू, बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान आदि हिंदी के प्रारंभिक उपन्यास है। तिलस्मी उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री इस समय के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार है। देवकी नंदन खत्री के बारे में आपको एक खास बात बता दूं कि खत्री जी के उपन्यास थे चंद्रकांता व चंद्रकांता संतति। तो उनके उपन्यास चंद्रकांता व चंद्रकांता संतति उपन्यास में तिलस्मी घटनाओं की प्रधानता है। तिलस्मी मतलब जादुई घटनाओं की प्रधानता है। ये उपन्यास इतने लोकप्रिय हो गए थे कि सिर्फ इस उपन्यास को पढ़ने के लिए उन दिनों काफी लोग मतलब लाखों की तादाद में लोग हिंदी सीख गए थे। तो ये इतिहास है। देवकी नंदन खत्री के बारे में एक खास बात है। तो ये देवकी नंदन खत्री तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास लिखने वालों में प्रमुख है। किशोरीलाल गोस्वामी के लवंग लता, आदर्श रमणी, स्वर्गीय कुसुम, राधाचरण गोस्वामी के सावित्री, सौदामिनी, विधवा विपत्ति, हरिऔध के ढेठ हिंदी का ठाट, अध खिला फूल आदि भी इस काल के प्रमुख उपन्यास, यानी कि प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रारंभिक उपन्यास के परीक्षा गुरु के बाद जो उपन्यास के उनके बारे में यहाँ जिक्र हुआ है। जासूसी उपन्यासकारों में गोपाल राम गहमरी ने सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त की।
तिलस्मी उपन्यासकारों में देवकी नंदन खत्री जी की जितनी ख्याति है, उसी तरह गोपाल राम हेमरी की भी ख्याति है। जैसे कि आप भी सोचिए, आज भी ये जो जासूसी माने डिटेक्टिव, ये जो डिटेक्टिव नॉवेल्स जो है, जादुई नॉवेल्स जो है, आज भी लोगों के लिए लोगों का मनोरंजन बढ़ाने वाले हैं। इसीलिए हैरी पॉटर इतना लोकप्रिय हुआ है वर्तमान काल में। देखिए, ये जो तिलस्मी, अय्यारी और ये जो जासूसी उपन्यास जो है, हमेशा लोकप्रिय रहता है। प्रारंभिक काल में गोपाल राम हेमरी ने अंग्रेजी उपन्यासों के देखा देखी जासूसी उपन्यास काफी लिखे। उन पर अंग्रेजी के सर आर्थर कैनन डायल का स्पष्ट प्रभाव दिखलाई पड़ता है। आर्थर कैनन डायल कौन है? शर्लक होम्स के रचयिता है आर्थर कैनन डायल। उन्होंने सन 1990 में जासूस नामक मासिक पत्र निकाला। उन्होंने इस पत्र के लिए कई उपन्यास लिखे। अद्भुत लाश सन 1896 में, गुप्तचर सन 1899 में, बेकसूर की फांसी 1900 में, सरकटी लाश 1900 में आदि उनके प्रमुख उपन्यास है। उन्हें हिंदी का आर्थर कैनन डायल कहा गया है। अब हम प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास देखिए। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास, गोपाल राम हेमरी के उपन्यास, इतने फिर कोई काफी जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के ठेठ हिंदी का ठाठा, खिला फूल, इतने सारे उपन्यासों के बाद एक लंबी अवधि आ गई थी हिंदी उपन्यास के इतिहास में। उसके बाद 1918 में 1904 तक उपन्यास लिखे गए। फिर एक बहुत बड़ा अंतराल या इंटरवल आ गया था। हिंदी उपन्यास की रचना नहीं हो रही थी। हाँ, कुछ अनुदित उपन्यास तो निकले गए थे, लेकिन मौलिक रचना नहीं हुई थी। लेकिन ऐसे उपन्यास साहित्य को एक नई दिशा दी थी प्रेमचंद के आगमन के बाद। प्रेमचंद युग की समय सीमा 1918 से 1936 तक मानी जाती है। यह समय सीमा छायावाद युग की भी है। देखिए, वो हमारे हिंदी साहित्य का सुवर्ण काल है। ये 18 से 36 तक का जो समय, 18 वर्ष जो है, उस समय छायावाद फला फूला। छायावादी कवि अपनी अपनी रचनाओं द्वारा, अपने अपने काव्य द्वारा हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। और उसी समय प्रेमचंद का भी आगमन, प्रसाद का भी आगमन, ये इसी समय हुआ था। ये समय सीमा छायावाद युग की भी है। हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद और उनके युग का बहुत बड़ा महत्व है। सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रम 1921 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1932 में, गोदान 1936 में और मंगलसूत्र 1936 में। वो अधूरा है, तब तक उनकी मृत्यु हो गई थी। आदि प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास है। इनके बीच और भी क्या कुछ, मैं जो कायाकल्प, प्रेमाश्रम, सभी आगे। प्रेमचंद ने सीधी सरल भाषा में लिखा है उपन्यास। प्रेमचंद ने सीधी सरल भाषा में लिखा है। उनका मानना है कि उन्होंने आलोचकों के लिए नहीं बल्कि पाठकों के लिए लिखा है। एक बार उन्होंने ऐसा ही कहा है, मैं अपनी रचनाओं को अपनी पाठकों के लिए लिखता हूँ, मैं आलोचकों के लिए नहीं। क्योंकि उनकी सरल भाषा देखकर किसी आलोचक ने आलोचना की थी, तब उनके उत्तर के रूप में उन्होंने ये बात कही थी। आगे देखिए, प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के अग्रदूत है। कल हम कहानी साहित्य में भी हमने देखा कि हिंदी कहानियों की रचना में उन्होंने एक नई दिशा दी और उत्तर भारत के विभिन्न वर्गीय जनजीवन को अपने कहानी साहित्य के द्वारा वाणी दी। यही बात उन्होंने उपन्यास में भी किया है। उनके उपन्यास साधारण जनता की जीवन गाथा है। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के अग्रदूत है। उन्होंने हिंदी उपन्यास साहित्य को जासूसी, तिलस्मी और प्रेम आख्यानक कहानियों के दलदल से ऊपर उठाकर मानव जीवन के निकट लाकर खड़ा किया। यही उनका महत्व है। क्योंकि उन्होंने ये जो जासूसी, तिलस्मी जैसे उपन्यास जो है, वो यथार्थ उपन्यास नहीं है, यथार्थ जीवन से संबंधित भी नहीं है। ये कुछ हमें एक अजीब सी दुनिया में लेकर जाने वाली है। लेकिन प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में साधारण जनजीवन को विषय बनाया, तो इसलिए मानव जीवन के निकट लाकर खड़ा किया उपन्यास साहित्य को। कथानक और चरित्र चित्रण में जो अलौकिकता का समावेश था,
उसे बदलकर प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को मानव जीवन की गाथा बनाई। उनकी दृष्टि महलों से लेकर झोपड़ियों और खलिहानों तक फैली है, यानी कि सभी वर्ग के लोगों को उन्होंने अपना चरित्र बनाया, अपना पात्र बनाया। महलों से लेकर खलिहानों और झोपड़ियों तक के सभी लोगों को उन्होंने अपने उपन्यास का, अपनी कहानी का पात्र बनाया। प्रेमचंद ने हिंदी में 11 उपन्यास लिखे, जिनमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गोदान आदि प्रमुख 11 उपन्यास लिखे हैं। कल हमने बताया कितनी कहानियां उन्होंने लिखी है, 300 कहानियां लिखी है। देखो हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के जो योगदान जो है कितना महत्वपूर्ण है। कला की दृष्टि से सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। इसमें उन परिस्थितियों पर विचार किया गया जिनके वशीभूत होकर समाज में कुछ स्त्रियां वेश्या बनने पर मजबूर हो जाती है। इसमें जो सुमन जो पात्र जो है, तो ये जो परिस्थितियों के वश में आकर आखिर उन्हें वेश्या बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ उनकी भी गलती है, कुछ उनके पति की भी गलती है और कुछ समाज की भी गलती है। लेकिन जैसे भी हो, उन परिस्थितियों के वशीभूत होकर एक सीधी सादी लड़की जो है वेश्या बनने के लिए मजबूर हो जाती है। यही सेवा सदन है। प्रेमाश्रम में भारतीय किसान की दरिद्रता का चित्रण है, तो निर्मला में अनमेल विवाह और दहेज की समस्या है। गोदान हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, जो भारतीय किसान व गांवों की वास्तविकता को दर्शाता है। कहते हैं गोदान हिंदी उपन्यास साहित्य का महाकाव्य है, और होरी जो है हिंदी के सबसे अविस्मरणीय पात्र है। तो ऐसा क्योंकि होरी जैसा पात्र पूरे हिंदी साहित्य में ढूंढने पर नहीं मिलेगा, उतना चिरंजीव पात्र जो है वो होरी है। ये आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है गोदान। प्रेमचंद कालीन उपन्यासकारों में उपन्यासों में जयशंकर प्रसाद के तितली, इरावदी, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक के भिकारिणी और माँ, चतुर्सन शास्त्री के हृदय की परख, अमर अभिलाषा, वैशाली की नगर वधु, वृंदावन लाल वर्मा के मृग नयनी, गढ़ कुंठार, विराटा की पद्मिनी, भगवती चरण वर्मा के टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा आदि उल्लेखनीय सारे के सारे उपन्यासों का नाम आप याद रखिएगा। ये प्रेमचंद कालीन उपन्यासकार है और प्रेमचंद के समय के उपन्यास भी है। आगे देखिए प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। प्रेमचंदोत्तर युग में 2 पीढ़ियां उपन्यास लेखन में सक्रिय रही है। एक पीढ़ी उन उपन्यासकारों की है जिनका मानस संस्कार प्रेमचंद युग में बना, लेकिन उन्होंने बाद में अपनी नई राह बनाई। दूसरी पीढ़ी उन उपन्यासकारों की है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस क्षेत्र में आई, यानी कि प्रेमचंद समय में लिखने वाले उपन्यासकार जो प्रेमचंद के बाद भी लिखते रहे, नई रीति में लिखते रहे, नई विराह में वे चले गए थे, ऐसी एक पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी स्वतंत्रता के बाद उपन्यास लेखन के क्षेत्र में आए। 2 पीढ़ी प्रेमचंद उत्तर युग उपन्यास क्षेत्र में आप देख सकते हैं। उन उपन्यासकारों ने उपन्यास लेखन में नई नई संभावनाओं की ओर संकेत किया। कथा, वस्तु, दृष्टिकोण आदि में कई प्रकार के परिवर्तन आए। जैसे कि कहानी साहित्य में प्रेमचंदोत्तर कहानी में आपने जैनेन्द्र को देखा है, यहाँ भी आप जैनेन्द्र को देखेंगे उपन्यास में। मनोविश्लेषणवादी, ऐतिहासिक, आंचलिक, प्रयोगवादी, साम्यवादी उपन्यासों के रूप में विविध धाराएं इस काल में देख सकते हैं। यानी कि भारतेंदु ने जो नींव डाली उपन्यासों की, प्रेमचंद ने उसे दिशा दी, वो उस नींव को मजबूत किया। एक उपन्यास साहित्य का एक भवन ही उन्होंने तैयार किया। प्रेमचंदोत्तर काल में फिर उपन्यास की कई धाराएं, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, तो इस तरह नए नए प्रयोग करने लगे। तो प्रयोगवादी उपन्यास तरह नए नए उपन्यासों की विभिन्न धाराएं आ गई थी इस काल में। यह परिवर्तन जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, फणीश्वरनाथ रेणु, रांगे राघव, यशपाल, अमृतलाल नागर आदि के उपन्यासों में देख सकते हैं, क्योंकि इनमें आंचलिक उपन्यासकार है फणीश्वरनाथ रेणु, रांगे राघव आदि। यशपाल जो है साम्यवादी उपन्यासकार है, जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है, इलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार है। तो इस प्रकार विभिन्न धाराएं प्रेमचंदोत्तर काल में आप देख सकते हैं।
इन उपन्यासों में फ्रॉइड का प्रभाव है। मनोविश्लेषण का वादी जो फ्रॉइड है, फ्रॉइड के सिद्धांतों के आधार पर वो जैनेन्द्र के उपन्यासों में, इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों में, अज्ञेय के उपन्यासों में भी आप देख सकते हैं। जैनेन्द्र के परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, इलाचंद्र जोशी के जहाज का पंछी, सन्यासी, मुक्तिपद, अज्ञेय के शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, यशपाल के दिव्या, अमिता, देशद्रोही, फणीश्वर नाथ रेणु के मैला अंजल, परती परिकथा, रांगे राघव का कब तक पुकारू, अमृतलाल नागर का अमृत और विष, बूंद और समुद्र आदि हिंदी उपन्यास साहित्य की अमर रचनाएं हैं। ये सब प्रेमचंद काल के प्रमुख उपन्यास है। 1960 के बाद, जैसे कि कविता में 60 के बाद एक बड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, कहानी में 60 के बाद कहानी आंदोलन आ जाते हैं, उसी तरह उपन्यास में भी 60 के बाद, क्योंकि समाज का दर्पण है साहित्य, समाज में जो परिवर्तन, जो बदलाव आ जाता है वो साहित्य में तो आएगा ही। तो विभिन्न विधाओं में जो परिवर्तन जो है, तो आप देख लीजिए सभी तकरीबन सभी सही उसी वर्षों में, उन्हीं वर्षों में हो जाती है। तो साठोत्तरी कविता की तरह, साठोत्तरी कहानी की तरह, साठोत्तरी उपन्यास में भी काफी परिवर्तन आप देख सकते हैं। तो 1960 के बाद उपन्यास साहित्य वस्तु और शिल्प की दृष्टि से, यानी कि कथा की दृष्टि से और कथा कहने की रीति जो शिल्प की दृष्टि से, भाव और शिल्प की दृष्टि से अपने पूर्ववर्ती उपन्यासों से एकदम भिन्न है। इन उपन्यासों में चिंतन की प्रधानता, विचारों की गहराई है, यानी कि बौद्धिकता ज्यादातर आ जाती है 60 के बाद के सभी रचनाओं में। इस समय के उपन्यासों में धर्मवीर भारती के सूरज का 7वां खोड़ा, गुनाहों का देवता, उपेंद्रनाथ अश्क के गिरती दीवारें, गरम राख, राजेंद्र यादव के उखड़े हुए लोग, मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे आदि उल्लेखनीय है। उषा देवी मित्रा, कंचन लता सबरवाल, शिवानी, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोप्ती आदि उल्लेखनीय महिला उपन्यासकार भी इस काल में हुए। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में भी महिला लेखिकाओं को पहले स्थान नहीं मिला था। कल हमने 1907 में दुलाई वाली लिखने वाली राजेंद्र बाला घोष के बारे में हमने पढ़ा था। देखो, ये राजेंद्र बाला घोष 1907 से है, लेकिन साहित्य के इतिहास में बहुत ही कम लेखिकाओं का नाम बताया जाता है। लेकिन ये 1960 के बाद ऐसा एक बदलाव आ गया कि काफी महिला उपन्यासकार, या उपन्यासकार हो, कहानीकार हो, महिला लेखिकाएं साहित्यिक रचना के क्षेत्र में आए और उन्होंने अपना स्थान जमा ही। आज महिला लेखन काफी प्रगति के रास्ते पर है, चाहे वो कहानी के क्षेत्र में हो, उपन्यास के क्षेत्र में हो और अन्य विधाओं के, कविता के क्षेत्र में हो और अन्य विधाओं के क्षेत्र में हो। तो ये भी एक प्रकार का परिवर्तन हम कह सकते हैं। 1990 के आसपास भारतीय समाज में नई हलचलें प्रारंभ हुई। तो यहीं पर आकर हम विमर्श के रूप में देखेंगे, साहित्य विमर्शों में बंट गए। साहित्यिक जो विषय जो समाज में एक तरफ सांप्रदायिक शक्तियां सक्रिय थी, तो दूसरी तरफ लोग जातियों में बंद होकर रहने लगे, बहुत ही आत्मकेंद्रित। पहले के जैसे कि हमारे घर में जो बुजुर्ग जो होते हैं, पहले जैसा जमाना नहीं है, पहले मिलजुल कर रहते थे। अभी अगर किसी से दोस्ती करना है तो हम जाति पूछेंगे, तो हम मनुष्य नहीं है, हम सिर्फ जाति बनकर रह गए। तो ये 1990 के बाद ज्यादातर हम देख सकते हैं सभी भारतीय समाज में जो इतना सारा बदलाव तब हुआ है। इसके बाद भारतीय समाज पीछे की ओर जा रहे हैं, आगे की ओर नहीं। हमारा दृष्टिकोण जो है वो पीछे की ओर जा रहा है। दूधनाथ सिंह के आखिरी कलाम, संजीव के त्रिशूल, अब्दुल बिस्मिल्लाह के मुखड़ा क्या देखे, असगर वजाहत के 7 आसमान, कैसे आग लगाई, मैत्रेयी पुष्पा की आलमा कबूतरी, चित्रा मुद्गल का आवा, गीतांजलि श्री के माई, नासरा शर्मा के जिंदा मुहावरे आदि इस कालखंड के प्रमुख हस्ताक्षर हैं, यानी कि प्रमुख उपन्यास है। मैंने बहुत ही कम उपन्यासों को लिया है, आपको काफी सारे उपन्यास आपको मालूम है। इसी समय दलित, स्त्री, आदिवासी, थर्ड जेंडर आदि साहित्य में अपनी जगह बनाने लगे, यानी कि विविध विमर्शों में ये साहित्यिक या विषय जो है, साहित्यिक विधाओं की चर्चाएं जो है विमर्श के घेरे में आ गई थी।
पहले एक उपन्यास को हम सभी उन उपन्यासों की सभी समस्याओं को एक समान देखते थे, लेकिन अब जो है दलित उपन्यास, स्त्रीवादी उपन्यास, थर्ड जेंडर की समस्याओं पर लिखे गए उपन्यास इस तरह बंट गए हैं, क्योंकि किसी एक समस्या को लेकर उन्हीं समस्याओं के इर्द गिर्द एक कहानी या प्लॉट तैयार करके उपन्यास लिखने की रीति भी ये जो आजकल के हमारे वर्तमान युग की देन है। आगे देखिए, अभी कंक्लूजन है, हिंदी उपन्यास साहित्य आधुनिक युग की देन है। आधुनिक युग में शुरू होकर हिंदी उपन्यास ने जिस ऊंचाई हासिल की है उतनी अन्य विधाओं ने नहीं। इसका सीधा सा कारण है कि उपन्यास में लेखक को अपनी बात कहने का अवकाश मिलता है। सामाजिक हलचलों के साथ साथ चलने वाली गद्य की अनोखी विधा है उपन्यास। जैसे कि महाकाव्य के बारे में कहा जाता है, उसी तरह उपन्यास भी मानव जीवन का विस्तृत झलक है, मानव जीवन का विस्तृत चित्र है उपन्यास साहित्य। तो इसमें बहुत सारे उपन्यासकारों का जिक्र हमने किया है, तो ये उपन्यास साहित्य के विकास के बारे में आपसे प्रश्न पूछने पर आपको लिखना चाहिए। लेकिन महिला उपन्यासकारों के का योगदान, ऐसा एक प्रश्न पूछने पर आपको सिर्फ महिला उपन्यासकार उषा देवी मित्रा से शुरू करना होगा। उषा देवी मित्रा से शुरू करके कंचनलता सबरवाल और वर्तमान जो उपन्यास लेखिकाएं जो है, मन्नू भंडारी है, ममता कालिया है, शिवानी है, कृष्णा सोप्ती है, मैत्रेयी पुष्पा है, मेहरुन्निसा परवेज है, नासिरा शर्मा है, नीरजा माधव है, सूर्यबाला है, गीतांजलि श्री है। तो इस तरह इतने सारे उपन्यासकार हैं, उन सारे के सारे महिला उपन्यास, क्योंकि आजकल महिला लेखन बहुत ही प्रगति के रास्ते पर है, तो उन सभी उपन्यासकारों के थोड़े बहुत उपन्यासों का नाम तो उनमें जिक्र होना चाहिए, क्योंकि ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपन्यास के क्षेत्र में। तो यहीं पर उपन्यास लेखन या उपन्यास साहित्य का विकास यहीं पर खत्म हो जाता है, और आगे हम देखेंगे नाटक साहित्य के विकास।